और वालेकुम अस्सलाम। बेज़ात कैसे हो? सर वो यहाँ पे वॉइस के थोड़ा सा इशू आ रहा है तो इस वजह से मैं आपको अच्छा। क्लियरली सुन नहीं पा रहा। अच्छा, आप कहाँ से हैं आप? सर मैं इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा, आप इस्लामाबाद से हैं। ठीक ठीक, सही सही। तो लेट्स बिगिन। तो लेक्चर वो ईस्ट इंडिया कंपनी, आप में से किसी ने देखा? एनीवन फ्रॉम गर्ल्स और बॉयज? खामोशी से फील ऐसा हो रहा है जैसे आई थिंक किसी ने नहीं देखा। जी नो सर, हमने सर, अभी नहीं। वजह? व्हाट्स द रीजन? सर रीजन तो कोई नहीं है, पर फिलहाल अभी नहीं देखा। तो आधा सेमेस्टर तो अच्छा, वो आयशा कह रही है कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कस किया था लास्ट टाइम। नहीं, लास्ट टाइम हमने ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कस नहीं किया था आई थिंक, या फिर हमने किया था। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कह रही हैं राबिया अफजाल के सर देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। जी, तो थोड़ा सा बताएं राबिया, माइक खोलें प्लीज। सर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी है जो कि 1600 में लाइक 1639 में इंडिया में मद्रास में स्टैब्लिश हुई थी। और मतलब लंदन जो है वो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1600 में लंदन में, और 1639 में इंडिया में मद्रास में। और फिर इन्होंने 100 ईयर्स तक लाइक रूल किया था, और 50 ईयर्स के बाद लाइक स्टार्टिंग 50 ईयर्स के बाद ये बॉम्बे में और कलकत्ता में भी सेटल हो गए थे। और फिर उसके बाद ये जो सिटीज मतलब बॉम्बे कलकत्ता ये जो सिटीज थी, ये रिवर के पास थी और यहीं से अपनी ट्रेडिंग ज्यादातर करते थे इंडिया के थ्रू। और ये इंडिया से कॉटन और स्पाइस तो लाइक ट्रेड करते थे, और इसके अलावा इंडोनेशिया से भी ये लोग स्पाइस ट्रेड करते थे, और चाइना से टी वगैरह जो है वो ट्रेड करते थे। और ये सिर्फ एक लाइक ट्रेडिंग कंपनी थी, ये कोई पॉलिटिकल या जो मिलिट्री कंपनी होती है ये वो नहीं थी। और इसके अलावा कि इन्होंने एक अपनी सेपरेट लाइक ये ब्रिटिश लोगों की कंपनी थी जिन्होंने अपनी एक सेपरेट आर्मी बना ली थी। लेकिन उस आर्मी में जो लोकल इंडियंस थे ना वो ज्यादा लोग थे, लाइक टोटल ये खुद 40,000 थे, लेकिन इनकी जो आर्मी टोटल आर्मी थी वो 2 लाख तकरीबन इन्होंने कर ली थी। तो जिसमें लोकल इंडियंस और मुस्लिम थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी आर्मी को नाम भी दिया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और इसके अलावा इन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग पोस्ट थी वो भी अंटिल 1700 तक इन्होंने 22 ट्रेडिंग पोस्ट बना ली थी। और अपनी सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट फ्रेंच की सेल्फ डिफेंस के अगेंस्ट ना इन्होंने ये ट्रेडिंग कंपनी आर्मी बनाई थी अपनी। और बेसिकली ये इंडिया में दाखिल कैसे हुए थे कि जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, उन्होंने इनको अलाउ किया था और उनको कहा था कि वो लाइक सेटल कर जाएं इंडिया के अंदर ही। इसके अलावा अ, ये लोग मतलब टैक्स वगैरह भी पे करते थे बहुत हाई अमाउंट का। फिर जो औरंगजेब की डेथ के बाद लाइक 1707 में जब मतलब मुगल्स को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, तो इन्होंने इनसे ना एक हाई अमाउंट ऑफ मनी जो है वो लिया था, जिसके बाद से इन्होंने बंगाल के पास से भी जो टैक्स आता था वो भी माफ वगैरह कर दिया था, जिसकी वजह से लाइक ये जो एक ट्रेडिंग कंपनी ये इनको काफी लाइक होल्ड मिल गया था, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि वो इतना हैवी टैक्स पे करें हर दफा। ओके राबिया अफजल, और इस यहीं पर अब मैं आपको स्टॉप करूंगा। तो ये एक चीज आपने राबिया की बात सुनी और राबिया ने आपको बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर आई थी, तो शुरू में उसका कोई मकसद नहीं था हिंदुस्तान को कब्जा करने का। वो एक तजारती कंपनी थी, तजारत के गर्ज से आई थी यहाँ पर। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हिंदुस्तान कमजोर होता चला गया, तो इनके जो मकासद थे वो बढ़ते गए, और साथ ही साथ जो था वो आहिस्ता आहिस्ता से इन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा किया। तो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो राबिया, आई विल ऐड टू दैट, कि
जिस वक़्त हिंदुस्तान की जो सल्तनत है मुसलमानों की वो कमज़ोर होती जा रही थी, साथ ही साथ में जो कमज़ोरी के साथ-साथ कुछ लोकल लीडर्स जो थे, जो आस-पास के उसमें प्रोविंसेस में थे, वो उनका राइज़ हो रहा था और उनके राइज़ की वज़ह से वो आपस में लड़ते थे, तो वो ब्रिटिश से हेल्प माँगते थे। एक नवाब या फिर एक गवर्नर दूसरे गवर्नर से लड़ रहा है, तो एक गवर्नर जो है ब्रिटिश शहर से हेल्प माँगता है। और ब्रिटिश इन रिस्पॉन्स उनसे क्या माँगती थी? टैक्स के अंदर छूट माँगती थी दैट यू शुड रिलिंक्विश टैक्स। तो वो टैक्स की मद में उनसे फिर रियायत लेती थी और इस तरह से वो अपनी आहिस्ता-आहिस्ता अपनी कंपनी यहाँ पर उन्होंने एस्टेब्लिश करना शुरू कर दी। और उसमें एक शख्स था, उस शख्स का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। उसने जो है वो पूरी की पूरी जो पॉलिसी है ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंदुस्तान में उसको चेंज कर दिया और ट्रेडिंग कंपनी से वो एक दूसरी जो आर्मी मिलिट्री कंपनी है, वो बन गई। जी आगे अहेड एनीवन एल्स? जी, कोई और? राबिया के पॉइंट को आगे लेके जाएँ प्लीज़। सर हम ये बात कह सकते हैं कि बेसिकली इट हेल्प्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन द सबकॉन्टिनेंट। बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर 2 गवर्नर्स के बीच आपस में झगड़ा हो रहा है, तो उससे ब्रिटिश ने फ़ायदा तो उठाना था और उस सूरत-ए-हाल का जो फ़ायदा ब्रिटिश ने बाद में उठाया और अपने आप को पूरे इंडिया में ना उसने खुद को एस्टेब्लिश कर लिया। सो ये ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने जो है इस सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठाया। जी। जी, ज़करिया खान यूसुफ़ज़ई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कैसे हो जी आ रही ज़करिया, है ठीक सर। हो? ठीक है सर, आप सुने ठीक। अल्लाह का शुक्र, ज़रा थोड़ा-सा बताएँ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का लेक्चर आपने सुना? सर लेक्चर सुन लिया आपकी बात है, लेकिन सर आगे इसको सही तरह स्टडी नहीं किया हुँ, इस हुँ। टॉपिक को। अ, स्टडी करके फिर अच्छा 2 महीने सो गुज़र गए। 2 महीनों में स्टडी नहीं हो सकी तो आगे कहाँ से होगी? ओके, फाइन। जी, मारिया नो कशमाला। सर, ये टॉपिक नहीं देखा सर। अच्छा, तो कौन-सा टॉपिक देखा है आपने? कोई एक तो देखा होगा। सर वो फिर अ, वो जो पहले वाले आपने पढ़ा है उसमें सर वो देखे सिर्फ। अच्छा, पहले वाले में से कोई एक बताओ, ताकि आपकी जो है वो पार्टिसिपेशन तो क्लास में हो जाए। जी, ज़करिया? ज़करिया लगता है कनेक्शन का इश्यू है उसका। जी, मारिया कशमाला, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बताएँ थोड़ा-सा? ले सर मैंने ना बस हाँ, मैंने इंट्रो पढ़ा है, मतलब थोड़ा सा आगे नहीं पढ़ा। तो मुझे अभी इतना सिर्फ ये पता है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सिर्फ एक ट्रेड के पर्पस के लिए इंडिया आई थी, टू ट्रेड स्पाइसेस फ्रॉम इंडोनेशिया एंड टी फ्रॉम चाइना। उसके बाद फिर वो इंडिया भी आई ताकि वो कॉटन, क्लॉथ और स्पाइसेस ट्रेड कर सके। तो ये थी वन 1600 में लंदन में वहाँ से स्टैब्लिश हुई, वहाँ से उसका था। तो जब वो इंडिया में आ गई ट्रेडिंग, तो उसके जो दो कंपनी थे, पोर्टुगीज और फ्रेंच, उसके साथ उनका कंपटीशन अच्छा काफ़ी था। तो सर सही बता रही हूँ ना? जी, जी, बताएँ। जी, बिल्कुल ठीक बता रही हैं आप। तो हो रही हूँ। तो खैर बताई थी कि
एम्पायर जहांगीर ने उन्हें परमिशन दी थी टू कम टू इंडिया एंड ट्रेड, एंड इसी तरह उनकी ये ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो 1639 में ट्रेडिंग इंडिया में उन्हें मिल गई, और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्योर परमिट मिल गया टू ट्रेड, और उनका सी रूट के थ्रू वो ये सारी ट्रेडिंग करते थे। तो इनिशियली उनका पोर्ट पहले मद्रास में बना, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फैल गए, मतलब ऑल ओवर द इंडिया। तो पहले तो उन्होंने बॉम्बे और कोलकाता में किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 22 पोर्ट्स बन गए पूरे इंडिया में। फिर मैं सॉरी सर पहले तो वो कोई उनकी ऐसा था नहीं कि मिलिट्री या पॉलिटिकल नहीं था, तो लेकिन उनको जो कमर्शियल सॉरी सर की थोड़ी घबराहट है। जी मारिया, कंटिन्यू प्लीज। जी सर, वो मैं बताई थी कि कमर्शियल राइवरी की वजह से तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलिट्री स्टैब्लिश कर लिया इन पोर्ट्स पे, और उनको अटैक, एंड दे वर फोर्स्ड टू एस्टैब्लिश दिस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एट दैट टाइम। सर बस इतना, आगे नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, वो ओके, सर थोड़ी ना भी सॉरी हूँ। फाइन फाइन। जी हसन खान। हसन, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, शोर आ रहा है काफी। तो सर मैं टॉपिक बता दूं। जी जी बताएं। सर ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने देखा था, आपने बोला था सर। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी का ये था कि इसकी जो सेंट्रल पॉइंट जो था ना, मतलब कि सेंट्रल ऑफिस ये था लंदन के अंदर था, और ये 1960s के अंदर इनने ये डिसाइड किया था, और ये इंडिया थे कि हम लोग एक ट्रेड करते हैं, हमारे पास एक बेस होनी चाहिए जिधर से हम लोग एशियन कंट्रीज के अंदर अपनी ट्रेड कर सकें। तो ये फिर क्या कहते हैं सर, जहांगीर के दौर में, नहीं सर अब ये नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ, जहांगीर था या पता नहीं, एक वो था, उसके दो मुस्लिम लीडर था, उसके दौर के अंदर उसने इनको जगह दी थी कि आप इधर ट्रेड कर लें। तो काफी शुरू में ये लोग उनको पे वगैरह भी दे रहे थे, और जिसकी वजह से वो लीडर्स भी खुश थे। तो फिर एक ये शुरू में जब आए थे कि नॉन पॉलिटिकल और नॉन मिलिट्री एक वो थी, और ट्रेड के उससे आए थे, मगर बाद में ठीक जो है है, ये फाइन, आहिस्ता आहिस्ता ठीक है फिर हसन खान, ये बात रिपीट हो चुकी है, ये मारिया ने भी बताई और दूसरी उसने भी बताई, स्टूडेंट ने। जी तो एनीवन एल्स 1857 वॉर के बारे में बताएं प्लीज। मतलब सर, मतलब हम ये कह सकते हैं ना, इनिशियली तो ये सिर्फ ट्रेड के ही पर्पज से आए थे, लेकिन लेटर ऑन मतलब कि ये इस तरह सर्व कर रहे थे जैसे एजेंट ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म इन इंडिया। मतलब ये उन्होंने देखो ना फिर अपना उधर उस वक्त आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यूरोप उस वक्त राइज कर रहा था। यूरोप जो था ताकतवर होता जा रहा था दिन ब दिन। वहां पर कारखाने बन रहे थे, वहां पर कंपनियां बन रही थी, वहां पर तिजारत हो रही थी, वहां पर माल दौलत जो था वो जमा होता जा रहा था। इस वजह से जो है वो फिर उन्होंने एक्सपेंशन की और उन्होंने कॉलोनीज बनाई। और कॉलोनीज जिसमें उनकी कॉलोनी में अमेरिका भी शामिल थी, अमेरिका भी जो था वो ब्रिटिश का कॉलोनी बन गया था, और हिंदुस्तान भी जो है वो की कॉलोनीज बन गई थी। तो उनका काम ये था कि इन कॉलोनी से रिसोर्सेज को निकाल कर अपने मुल्क ले जाना, और फिर पूरी दुनिया में जो है वो इसकी तिजारत करना। चाइना में भी, जैसे कि वो बाद में एक और चीज है चाइना के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि उन्होंने चाइना में बाकायदा ओपियम का कारोबार शुरू किया, और ओपियम का कारोबार की वजह से ब्रिटिश ने पूरे चाइना के अवाम को ओपियम का आदी बना दिया। और बाद में फिर जब माओ जेडोंग आया, और बाद में जब चाइना में रेवोल्यूशन आया, तो माओ जेडोंग ने पूरी पॉलिसी अगेंस्ट दी ड्रग्स जो है वो दी, और चाइना को फिर बाद में इस ओपियम के लत से आज़ाद करवाया। तो ये ब्रिटिश जो कंपनीज थी, ये बाकायदा तौर पे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके ले जाती थी अपने मुल्क, और वहां पर जो थे वो
ट्रेड करती थी, उससे पैसे कमाती थी। अच्छा, तो ये तो बात यहाँ तक हो गई। उसके बाद आगे आगे जैसे ही आप ईस्ट इंडिया कंपनी में जाओगे, ईस्ट इंडिया की पॉलिसीज जो है वो बदलती रहती हैं। पहले शुरू में जैसे कि वो बिल्कुल एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आई थी, तो उनका जो ताल्लुक था हिंदुस्तानियों के साथ, वो भी एक तिजारती शख्स का जो है एक तिजारती शख्स के साथ होता है, यानी दे बोथ वर इक्वल्स। लेकिन जैसे जैसे वो कब्जा करते गए हिंदुस्तान के ऊपर, उनके रवैये में तब्दीली आती गई, और उनके रवैये की तब्दीली की वजह से उन्होंने खुद को हिंदुस्तानियों से अलग करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने खुद को हिंदुस्तान के अवाम से अलग करना शुरू कर दिया, और उन्होंने खुद को जो है वो हिंदुस्तानियों से अलहदा करने के बाद जो है वो उन्होंने खुद को सुपीरियर समझना शुरू कर दिया, और उनकी सुपीरियरिटी की वजह से जो था वो हिंदुस्तानियों को उन्होंने अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और वो हिंदुस्तानियों को जाहिल, गवार, अनपढ़ कहते होते थे कि तुम लोग जो हो वो अनपढ़ हो, तुम लोग जाहिल गवार हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम लोग अनसिविलाइज्ड हो, हमने तुम्हें सिविलाइज करना है। और इस सिविलाइजेशन को मतलब वो उनकी पॉलिसी, ये उनके जहन में हिंदुस्तानियों के बारे में ये ख्यालात बाद में आना शुरू हुए, और उन्होंने हिंदुस्तानियों को सिविलाइज करने के लिए एक पॉलिसी दी। और इस पॉलिसी का मकसद था, का नाम था वाइट मैन्स बर्डन, कि यानी ये जो गोरे हैं, अंग्रेजों को हम गोरा भी कहते हैं, ये जो सफेद चमड़ी वाले लोग हैं, ये जो गोरे हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तानी चूंकि जाहिल है, उनको जो है वो सिविलाइज करें, उनको तालीम दें। तो ये अंग्रेज ये सोच कर आए थे हिंदुस्तानी, बाद में उनकी ये सोच बन गई हिंदुस्तानी के बारे में, जो कि ये सोच गलत है और ये सोच झूठी है। हिंदुस्तानी उतने ही सिविलाइज थे जितने अंग्रेज सिविलाइज थे। हिंदुस्तानियों का अपना ही कल्चर था, हिंदुस्तानियों का अपना ही मजहब होता था, हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे। यहाँ अंग्रेजों के आने से पहले, जब अंग्रेज यूरोप जो था वो तनाजुली का शिकार था, यूरोप तबाही का शिकार था, यहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमान और बाकी पूरा हिंदुस्तान जो था वो एक तरक्की याफ्ता एक एम्पायर के तौर पे ऑलरेडी मौजूद था। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि अंग्रेज यहाँ में या हिंदुस्तानियों को जो है वो सिविलाइज करने के लिए आते हैं। हाँ, अलबत्ता ये उनके जहन में ये बात जरूर थी कि वो हिंदुस्तानियों को कमतर समझते थे, सेकंड क्लास समझते थे। इस वजह से जो था वो उन्होंने खुद को हिंदुस्तानियों से अलग कर लिया। जी, तो इससे आगे फिर अगर जाएं तो फिर 1857 की वॉर आती है। जी, थोड़ा सा बताएं 1857 की जंग आज़ादी के बारे में। नूरुल ऐन, कैन यू हेयर मी? सर 18 आयशा, मैं can I आपके tell पास, you? यस, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले नूरुल ऐन से मैं बात कर लूं। जी, नूरुल ऐन। नूर, कैन यू हेयर मी? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, थोड़ा सा बताएं 1857 की जंग आज़ादी के बारे में। अच्छा जी। जी सारा सरवर, प्लीज बताएं थोड़ा सा 1857 की जंग आज़ादी के बारे में। सारा, कैन यू हेयर मी?